एक रोज जब वो मंदिर में हाथ जोड़े आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही होती है, तभी वहाँ आवेश नाम का नाग आता है और दर्शिका को प्यार से एकटक निहारने लगता है। किंतु कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलती है और नाग आवेश की ओर देखती है, तो आवेश की प्यार भरी निगाहें हैरानी में परिवर्तित हो जाती है और वो कहता है, अद्भुत, हरी आंखों वाली नागिन, भोलेनाथ के मंदिर में ये कैसा करिश्मा देखने को प्राप्त हो रहा है मुझे। तुम कौन हो जो इस तरह से मुझे देखकर हैरान हो रहे हो? क्योंकि नागलोक में सभी परिचित हैं मेरी इन आँखों से। मैं नागराज पुत्र आवेश हूँ, जो कल ही अपनी तपस्या पूर्ण कर असीम शक्तियों के साथ नागलोक लौटा हूँ, और आज तुम हरी आंखों वाली नागिन को देखकर अचंभे में पड़ गया हूँ। क्या ये आंखें तुम्हारी स्वयं की हैं? नहीं तो, मैंने किसी से उधार मांगी है। वो क्या है, असल में मैं अंधी हूँ ना। ये क्या मजाक हुआ? भला इतनी सुंदर नागिन अंधी नहीं हो सकती। हाँ तो व्यर्थ सवाल पूछकर समय क्यों खराब कर रहे हो? भक्ति में ध्यान लगाओ ना। भोलेनाथ क्षमा करना, इस नाग के चक्कर में मंत्र उच्चारण अधूरा रह गया। शाम को फिर से आपके दर्शन करने आऊंगी, और तुम हटो आगे से। इतना कहकर दर्शिका पूजा की थाली लिए वहाँ से चली जाती है और आवेश बस उसे निहारता रह जाता है। वैसे तो नागलोक के सभी नागिनें बला की तरह खूबसूरत हुआ करती हैं, किंतु दर्शिका नागिन नागलोक की एकमात्र ऐसी नागिन थी जिसकी सुंदरता में उसकी हरी पुतलियों वाली आंखें चार चांद लगाती थी। उसकी सबसे अनोखी और अद्भुत आंखें सभी को हैरानी से उसकी ओर देखने के लिए विवश करती थी। एक दिन उसका सामना एक खूंखार राक्षस से होता है, जो जबरदस्ती नागलोक की सीमा में प्रवेश कर सभी पेड़ पौधों को अपने मुख की अग्नि से भस्म कर रहा था, जिसके कारण सभी नाग नागिन रेंगते हुए इधर उधर भाग रहे थे। ये सब देखकर दर्शिका क्रोधित होकर अपने अर्धनागिन अवतार में आकर उस राक्षस का सामना करती है। दोनों हवा में रहकर एक दूसरे पर वार करते हैं और लड़ते लड़ते पृथ्वी लोक पहुंच जाते हैं, जहां अपने शक्तिशाली प्रहार से वो उसे मौत के घाट उतार देती है। तभी वो अपने आसपास देखकर कहती है, उस राक्षस का पीछा करते करते मैं पृथ्वी लोक तक आ पहुंची। यहाँ के मनुष्यों ने यदि मेरा नागिन रूप देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना कहकर दर्शिका अपने इंसानी रूप में आ जाती है। राक्षस से लड़ने के कारण उसके हाथ घायल हो चुके थे, जिसमें से रक्त बह रहा था। तभी वहाँ से जा रही बानी नाम की लड़की की नजर दर्शिका के खून से लथपथ हाथों पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ओ माय गॉड, खून! इतनी गहरी चोट, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? पीड़ा तो हो रही है, किंतु दर्शिका के बोलने पर जैसे ही बानी उसके चेहरे की तरफ देखती है, तो उसकी हरी आंखों को देखकर हैरान रह जाती है और डर कर पीछे हटते हुए कहती है, हाँ, हरी आंखें? तुम्हारी आंखें हरी क्यों है और इतनी चमक क्यों रही है? तुम्हारी खुद की है या ट्रांसप्लांटेड है? इस शब्द का क्या मतलब है और तुम इस प्रकार से भयभीत होकर क्यों देख रही हो मुझे? यार, तुम तो हिंदी भी बड़े पुराने जमाने की बोल रही हो। रहती कहाँ हो और ऐसी डरावनी हरी सी आंखें लेकर क्यों घूम रही हो? और हाँ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये कन्या मुझसे परिचित भी नहीं है, फिर भी मुझसे इतने प्रश्न कर रही है। ओहो, ये सब छोड़ो, पहले तुम हेलो, ओ हरी आंखों वाली महिला, कहाँ खो गई? हाँ, कुछ कहा तुमने? हाँ, कि मेरे सवालों का जवाब बाद में देना, अभी क्लिनिक चलो। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, शीघ्र ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। कैसे? चमत्कार से? मतलब दुनिया में कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है, और मैं अनजान होकर यहाँ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तो तुम्हें रास नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो दर्शिका को खींचते हुए अपने साथ क्लिनिक ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके हाथों पर पट्टी कर देता है, जिसके बाद दोनों बाहर आते हैं और तभी दर्शिका की नजर एक ऑप्टिकल की शॉप पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारे चश्मे रखे थे, जिन्हें गौर से देखते हुए दर्शिका कहती है, सुनो, ये शीशे के अंदर कैसी वस्तु रखी है जो गोलाकार भी है और चारों कोने वाली आकृति भी है? बहन, तुम किस गोले से आई हो? ये चश्मे हैं, आंखों पर लगाए जाते हैं। वैसे तुम्हें भी अपनी हरी आंखों के लिए कोई चश्मा ले लेना चाहिए।
कम से कम इससे तुम्हारी ये हरी और अजीब सी आंखें ढकी तो रहेंगी। नहीं नहीं, भला मैं क्यों अपनी इन अद्भुत सुंदर आँखों को इस वस्तु से छुपाऊं? सुंदर और तुम्हारी आंखें, पहली बात तो हरी आंखें किसी की नहीं होती, और ये आंखें लेकर तुम सुंदर नहीं नमूनी लगती हो। और चश्मा नहीं लगाना तो ना सही, लेंस ही लगवा लो। आओ मेरे साथ। किंतु बानी उसे ऑप्टिकल शॉप में ले जाती है और वहाँ से उसकी हरी आंखों पर ब्लैक कलर के कॉन्टेक्ट लेंस लगवा देती है, जिसे लगाने के बाद दर्शिका खुद को आईने में देखकर हैरान होती हुई खुद से कहती है, ये काले रंग की पुतलियाँ लगाकर तो मेरी आंखें पहले से भी अधिक खूबसूरत लग रही हैं। देखिए मैडम, इन कॉन्टैक्ट लेंस को लगाने के बाद आपको अपनी आंखों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे मुंह धोते वक्त इसमें पानी ना जाए। इसे पहनकर आंखों पर ज्यादा हाथ नहीं लगाना और सोने से पहले इन्हें हटा लीजिएगा। हाँ हाँ भैया, इतना तो सब जानते हैं, आप भाषण नहीं बिल बोलो। कुछ देर में बानी किसी का कॉल आने पर वहाँ से चली जाती है और दर्शिका भी उसके जाते ही नागलोक लौट आती है, जहाँ आवेश और सभी नाग नागिन पहले से ही मौजूद होते हैं और वो दर्शिका के आने पर उसकी आंखों की पुतलियों को काला देखकर दंग होकर बोलते हैं, पुत्री, ये तेरी सुंदर आँखों को क्या हुआ? इनका रंग हरे से काला किस प्रकार हो गया? क्या उस राक्षस का सामना करते हुए तुम अपनी सुंदर हरी आंखें गवा बैठी? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उस राक्षस को मौत के घाट उतार दिया और मेरी आंखें परिवर्तित नहीं हुई है, बल्कि मैं जब पृथ्वी लोक पर गई थी तो मनुष्य द्वारा आंखों में लगाने वाले लेंस लगा लिए मैंने, जिनसे मेरी हरी आंखें काली हो गई। भला क्यों? जानती है ना कि पृथ्वी लोक की वस्तुओं का प्रयोग नागलोक में वर्जित माना जाता है। ये पृथ्वीवासी भी कैसी विचित्र सी वस्तुओं का निर्माण करते रहते हैं। जो भी हो, मुझे अपनी आंखें इसी रंग में ज्यादा भा रही हैं और अब मुझे ज्यादा नहीं सुनना, मैं बहुत थक गई हूँ तो विश्राम करने जा रही हूँ। इतना कहकर दर्शिका वहाँ से चली जाती है और उस शॉपकीपर के कहे अनुसार वो रात के समय सोने से पहले आईने के सामने बैठी उन लेंसों को हटा रही होती है, तो वो उसके हाथों से फिसल रहे होते हैं, जिसके चक्कर में उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और वो जोर से अपनी आंखों को मसल देती है, जिससे उसकी एक आंख का लेंस छूटकर फर्श पर गिर पड़ता है और अब उसकी एक आंख हरी तो दूसरी आंख काली दिखाई देने लगती है और वो उसी समय थककर सो जाती है। अगली सुबह झरने पर स्नान करने जब वो जाती है तो सामने से आती हुई उसकी माँ उसकी एक आंख हरी और एक आंख काली को देखकर कहती है, हे भोलेनाथ, तेरी आंखें तो विचित्र होती जा रही हैं। माँ, अभी कुछ मत कहो, वैसे ही मेरी आंखों में बहुत पीड़ा हो रही है। आप सही कह रही थी, पृथ्वी लोक की वस्तुएं हमारे उपयोग करने के लिए नहीं बनी है। मैं कल रात्रि से ही बहुत परेशान हूँ, मैं झरने पर जा रही हूँ। इतना कहकर दर्शिका वहाँ से चली जाती है और झरने पर मुंह धोते समय उसकी दूसरी आंख का लेंस भी पानी में गिरकर बह जाता है और वापस उसकी आंखें हरी दिखने लगती है, लेकिन लेंस लगे रहने से उसकी एक आंख लाल हो जाती है और जिसके बाद वो एक शांत बगीचे में जाती है, जहाँ आवेश पहले से होता है। अब लग रही हो ना नागलोक की हरी आंखों वाली अद्भुत नागिन, ऐसी ही अच्छी लगती हो तुम। हाँ, सही कह रहे हो तुम। उन लेंसों का प्रयोग करने से मेरी आंखों में बहुत पीड़ा हुई। अब से मैं उनका प्रयोग कभी नहीं करूँगी। भोलेनाथ की दी हुई हरी आंखें ही मेरे लिए काफी है। मैं ही पागल थी जो इन्हें बदलने के लिए पृथ्वी लोक के लेंस लगा बैठी। दर्शिका समझ जाती है कि उसकी हरी आंखें अपने आप में ही उसे सभी से अलग और विशेष बनाती है और उन्हें बदलने का प्रयास करना केवल मूर्खता है। ये सब क्या कर दिया सुप्रिया तुमने? आखिर तुम्हें नागमणि चाहिए थी तो मुझे खुद से मांग लेती। नागमणि चुराने की क्या जरूरत थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सुप्रिया नागिन पत्थर की बन गई? आइए कहानी को पूरा जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। नागलोक नाग नागिनों का गढ़ था। उन्हीं के बीच दो इच्छाधारी नागिन बहनें भी रहा करती थी, जिसमें से अंशिका ईमानदार थी और सुप्रिया लालची। ऐसे ही एक बार अंशिका शिव की तपस्या कर रही थी और सुप्रिया बस बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहती थी, इसीलिए उसके अंदर अंशिका से कम शक्तियां थी।
एक दिन सुप्रिया अपनी बहन को बोलती है, अंशिका, क्या तुम थोड़े से पुष्प मुझे भी दे सकती हो? मुझे भी शिव की आराधना के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता है। ये तेरी मांग मांग के लेने की आदत है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू खुद मेरी जगह जल्दी उठकर फूल तोड़कर नहीं ला सकती। जब मैं लाती हूँ तो मुझसे मांग लेती है। अब तो ले ले, लेकिन कल से तू भगवान शिव की आराधना के लिए खुद ही फूल लेकर आएगी। क्या हुआ, मांग लिए थोड़े से पुष्प तो। वैसे भी मुझे जरूरत नहीं है और मैं इतनी आलसी नहीं हूँ। ऐसे ही रोज अंशिका नागिन रोज बगीचे से फूल इकट्ठे करके लाती और शिव की आराधना के लिए बैठ जाती। जिसके बाद सुप्रिया अंशिका की थाली से थोड़े फूल उठा लेती और जल्दी से शिवलिंग पर चढ़ाकर बाहर घूमने निकल जाती। तभी पूजा करके अंशिका गुस्से में आकर कहती है, सुप्रिया, तू नहीं सुधरेगी ना लालची। तूने आज लालच में चोरी करना भी सीख लिया। तूने मेरे फूल उठाए हैं ना। अब तुम मुझ पर चोरी का नाम लगा रही हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं पृथ्वी लोक पर जाकर रहती हूँ। अरे रुक तो, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। सुप्रिया और अंशिका पृथ्वी लोक के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर सुप्रिया अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में लोगों के घर के बीच एक घर में रहने लगती है। तभी उनके पास की एक पड़ोसन अपने घर में खीर बना रही होती है और उसकी खुशबू सुप्रिया के घर तक आती है। जिसके बाद सुप्रिया कहती है, क्या सुगंध आ रही है। ये मनुष्य कितना अच्छा भोजन बनाते हैं। घर ही जाती हूँ इनके। ओम नमः शिवाय। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आज ही आई हूँ। थकान की वजह से आज हमने कुछ बनाया नहीं। आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या मुझे थोड़ा सा कटोरी में देंगी आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारी नई पड़ोसन जो हैं, कोई बात नहीं, ले जाओ। सुप्रिया खीर मांगकर घर आ जाती है। तभी उसकी बहन ये देखकर बोलती है, मांग लाई वहाँ से मंगती। तू कभी सुधरेगी ही नहीं। कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग भी कर लिया कर और खुद भी कुछ बना लिया कर। छोड़ ना, खीर कितनी अच्छी है। तू भी खाकर देख, कितनी स्वादिष्ट है। अति उत्तम। मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो गया। चल, कहीं बाहर चलकर देखते हैं कि इंसान क्या क्या करते हैं। हमें भी तो पता चले। दोनों बहनें बाजार जाती है, जहाँ सुप्रिया को साड़ी पसंद आती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण अंशिका उसको नहीं दिलवा पाती। अंशिका एक नौकरानी बनके लोगों के घर में काम करती थी, जिससे उसके पास पैसे आते थे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया को काम करने में आलस आता था, इसीलिए वो चोरी करने लगती है। बाजार में अंशिका के साड़ी ना दिलाने के कारण वो उस साड़ी को चुरा लेती है और आते जाते लोगों की जेब से पैसे भी निकाल लेती है और घर आकर साड़ी पहनने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे तो साड़ी बांधने ही नहीं आती। शालिनी के पास जाकर बंधवा आती हूँ। सुप्रिया शालिनी के घर पहुंचकर कहती है, शालिनी, क्या आप मुझे ये साड़ी पहना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैं तुमको आसान तरीके से साड़ी बांधना सिखा दूंगी। साड़ी बंधवाने के बाद वो खुद को निहारते हुए कहती है, अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर लग रही हूँ। अरे, इतने सारे फल लेकर कौन आया? मेरे पति लेकर आए हैं। बोल रहे थे अच्छे फल थे, इसलिए वो लेकर आ गए। अच्छा, क्या एक फल मुझे भी दोगी? वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो इन फलों को देखकर मुझे भूख लग रही है। हाँ, क्यों नहीं, तुम ले लो फल। रुको, मैं प्लेट ले आती हूँ, काट कर खा लेना। वो औरत जब तक आती है तब तक सुप्रिया अपने साड़ी के पल्लू में 2 सेब छुपा लेती है और शालिनी आकर कहती है, अब खा लो इस प्लेट में रखकर। धीरे धीरे सुप्रिया नागिन की आदतें और बिगड़ जाती है। शालिनी को उस लालची नागिन की आदतें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि सुप्रिया बार बार कुछ न कुछ बहाने से उसके घर आकर चीजें मांगती। उसी शाम अंशिका काम से घर आकर सुप्रिया की साड़ी देखकर कहती है, सुप्रिया, तू ये साड़ी कहाँ से लाई? चोरी तो नहीं की ना तूने? नहीं ना, अब तो तुझे मुझ पर शक हो रहा है। मैं तेरी बहन हूँ। रुक जा, मैं अभी अपनी शक्तियों से देखती हूँ कि तू ये मेहनत से लाई है या चुरा कर। ये क्या, तुझे शर्म नहीं आई? एक इच्छाधारी नागिन होकर चोरी भी करने लगी। लालच में कितने गिरती जा रही है तू। लोगों की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उनका नुकसान भी मत कर। अभी के अभी मेरे साथ तू नागलोक वापस चल, नहीं तो मैं तुझे अपनी शक्तियों से बंदी बना दूंगी। अंशिका अपनी बहन सुप्रिया को नागलोक ले आती है
और वहां आने के बाद लंबे समय के लिए अंशिका ध्यान लगाकर शिव की तपस्या करती है। उसके अच्छे स्वभाव और तपस्या से खुश होकर शिव उसे नागमणि दे देते हैं। लेकिन उस नागमणि की एक खास बात थी कि कोई और इच्छाधारी नाग नागिन उसे छू नहीं सकता था। जो भी नागमणि को छूने की भी कोशिश करता तो वो पत्थर की मूर्त बन जाता। नागमणि को प्राप्त करके अंशिका पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है, जिसे देखकर उसकी बहन चिढ़ने लगती है और अकेले में कहती है, जब देखो अपना रोब दिखाती रहती है, सुंदर क्या हो गई, ज्यादा ही घमंड करने लगी। मैं इसकी नागमणि चुराकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, फिर सब मुझे नागेश्वरी कहकर बुलाया करेंगे। अधिक शक्तिशाली और सबसे सुंदर सिर्फ मैं ही होंगी इस पूरे नागलोक में। नागमणि मिलने पर अंशिका उसको एक पत्थर पर रखकर सुप्रिया के लिए अपने हाथों से भोजन बनाने लगती है। तभी सुप्रिया इसका फायदा उठाकर नागमणि के पास पहुंच जाती है और उसे चुराने की सोचकर जैसे ही नागमणि छूती है तभी वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। अंशिका भोजन बनाकर अपनी बहन को आवाज लगाती है, सुप्रिया खाना तैयार है, बोलती क्यों नहीं, कहाँ चली गई? देख कर आती हूँ इस लड़की को। अंशिका नागिन सुप्रिया नागिन को पूरे नागलोक में देखने जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, अंशिका मैं यहाँ हूँ इस नागमणि के पास, मुझे ठीक कर दो अंशिका। अंशिका अपनी नागमणि के पास जाकर देखती है तो सुप्रिया वहाँ पत्थर की बनी होती है। ये देखकर अंशिका कहती है, ये क्या, मुझे तो लगा कोई मूर्ति है। याद आया शिवजी ने मुझे वरदान दिया था कि मेरे अलावा अगर नागमणि को कोई भी छुएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका मतलब तूने मणि चुराने की सोची थी? अंशिका रोते हुए अपनी बहन को देखकर कहती है, ये क्या कर दिया तुमने? आखिर तुम्हें नागमणि चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, नागमणि चुराने की क्या जरूरत थी? नागमणि चुराकर मैं शक्तिशाली बनना चाहती थी ताकि नागलोक में सिर्फ मेरी ही चर्चा हो। आज तूने लालच में आकर अपने ही घर में चोरी कर ली, मिल गई ना तुझे इसकी इतनी बड़ी सजा। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आज बहुत बड़ा सबक मिल गया है मुझे, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। सुप्रिया मुझे ठीक कर दो। चुप हो जा, अगर तुझे अपने किए पर पछतावा है तो तू बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, और अगर ठीक होने के बावजूद तू वापस से ये सब करेगी तो तू हमेशा के लिए पत्थर की मूर्त बन के रह जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। अंशिका अपनी शक्तियों से सुप्रिया को ठीक कर देती है, जिसके बाद सुप्रिया सुधर जाती है और एक अच्छी इच्छाधारी नागिन बन जाती है।